हम सब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरें तो सुनते ही रहते हैं, पर क्या ये सिर्फ हेडलाइंस की बात है? असल में दशकों से चले आ रहे इस झगड़े की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये कहानी है पैसे की, तेल की और दुनिया पर राज करने की। तो आखिर सवाल यही उठता है कि ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच क्यों रही है? क्या ये बस दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग आइडियोलॉजी की टक्कर है, या फिर पर्दे के पीछे पैसों और पावर का कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा: पेट्रोडॉलर सिस्टम। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यही वो चाबी है जिससे ये पूरा ताला खुलेगा। असल में ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने तेल की जरूरत को डॉलर की जरूरत में बदल दिया, और इसी ने अमेरिका को वो ताकत दी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हमें चलना होगा थोड़ा पीछे, 1950 के दशक में, जहां इस पूरे संघर्ष के बीज बोए गए थे। देखिए, उस दौर में ईरान पश्चिम के लिए, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, एनर्जी का एक बहुत बड़ा सप्लायर था। लेकिन कमाल की बात देखिए, तेल ईरान का, जमीन ईरान की, लेकिन मलाई खा रहा था ब्रिटेन। लगभग सारा का सारा मुनाफा ब्रिटेन की जेब में जा रहा था, और ईरान के लोगों को अपने ही खजाने का बस एक छोटा सा हिस्सा मिल रहा था। फिर 1951 में एक बड़ा मोड़ आया। ईरान के प्रधानमंत्री मोसद्देक ने हिम्मत दिखाई और तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि अब इसका फायदा ईरान के लोगों को मिलेगा। जाहिर है ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को जरा भी रास नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया? 1953 में CIA और ब्रिटिश MI6 ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजैक्स, और मोसद्देक की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। और उनकी जगह कौन आया? उनके अपने आदमी शाह, जिन्हें पूरी ताकत के साथ वापस गद्दी पर बिठा दिया गया। और ये जो हुआ ना, ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, ये ईरान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जख्म था, एक राष्ट्रीय अपमान। उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि अमेरिका अपने तेल के लालच के लिए उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी आज़ादी को कभी भी कुचल सकता है। और यहीं से वो डेथ टू अमेरिका के नारे शुरू हुए, और अमेरिका के खिलाफ नफरत की जड़ें बहुत गहरी हो गईं। अच्छा, तो ये तो थी इतिहास की बात। अब कहानी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और पहुंचते हैं 1970s के दशक में। ये वो दौर था जब उस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव रखी गई जिसकी बात हमने शुरू में की थी। 1971 में एक और बड़ी घटना हुई जिसे निक्सन शॉक कहते हैं। तब तक क्या था कि अमेरिकी डॉलर की कीमत सोने से जुड़ी थी। मतलब आपके पास डॉलर हैं तो आप उसके बदले सोना ले सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट निक्सन ने यह सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब सोचिए, दुनिया भर में हड़कंप मच गया। डॉलर पर से लोगों का भरोसा उठने लगा। अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी कि अब अपने डॉलर को दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी कैसे बनाए रखें। और यहीं पर अमेरिका ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने 1974 में सऊदी अरब के साथ एक डील की। ये डील 4 स्टेप्स में थी। स्टेप 1, सऊदी अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। स्टेप 2, इससे सऊदी के पास डॉलर्स का पहाड़ खड़ा हो गया। इन्हीं डॉलर्स को कहा गया पेट्रो डॉलर। स्टेप 3, अब सऊदी इन पेट्रो डॉलर्स का क्या करेगा? वो इन्हें वापस अमेरिका में ही इन्वेस्ट करेगा, अमेरिकी सरकारी बॉन्ड खरीदकर। और स्टेप 4, जो सबसे अहम था, इसके बदले में अमेरिका सऊदी के राजघराने को पूरी मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। एक हाथ दो, एक हाथ लो। और इस सिस्टम का नतीजा जबरदस्त। अब जिसको भी दुनिया में तेल खरीदना था, उससे पहले डॉलर खरीदना पड़ता था। मतलब तेल की डिमांड सीधे सीधे डॉलर की डिमांड बन गई। बस अमेरिका को अपनी इकोनॉमी और अपनी पावरफुल मिलिट्री को चलाने के लिए पैसों का एक ऐसा सोर्स मिल गया जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो ये सिस्टम सालों तक बड़े मजे से चला, सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में था। लेकिन फिर आया साल 1979 और एक ऐसी क्रांति हुई जिसने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बनाए इस पूरे खेल को पलटकर रख दिया। जी हां, 1979 में हुई ईरान की इस्लामिक क्रांति। ईरान के लोगों ने अमेरिका के प्यारे शाह को गद्दी से उखाड़ फेंका, और जो ईरान कल तक अमेरिका का सबसे पक्का दोस्त था, वो रातों रात उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एक ऐसा दुश्मन जो इस पूरे पेट्रो डॉलर सिस्टम को ही नहीं मानता था। और इस क्रांति के बाद जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। ईरान अमेरिकी कंट्रोल से पूरी तरह आजाद हो गया। तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया गया और डिप्लोमेट्स को बंधक बना लिया गया। रिश्ते तो समझिए पूरी तरह खत्म। और इससे भी बड़ी बात, ईरान ने कहा कि वो अपनी इस क्रांति को पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाएगा, खासकर सऊदी अरब जैसे देशों में। ये अमेरिका के लिए एक सीधी सीधी चुनौती थी। तो ये थी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी।
अब सवाल ये है कि आज की तारीख में ईरान इस अमेरिकी सिस्टम से बचने के लिए और खुद को जिंदा रखने के लिए क्या-क्या करता है? उसके हथियार क्या हैं? अब देखिए, अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है इकोनॉमिक सैंक्शंस, यानी आर्थिक पाबंदियां। ये सिर्फ एक सजा नहीं है, ये सीधा सीधा ईरान की दुखती रग पर हमला है। मकसद ये है कि ईरान अपना तेल बेच ही ना पाए, क्योंकि अगर वो तेल नहीं बेच पाएगा तो वो डॉलर वाले सिस्टम से बाहर हो जाएगा और उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। तो इसके जवाब में ईरान क्या करता है? वो एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेलता है। इसे फॉरवर्ड डिफेंस या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें वो सीधे सीधे अमेरिका या उसके दोस्तों से नहीं भिड़ता, बल्कि वो पूरे इलाके में फैले अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स, मतलब अपने समर्थक गुटों को पैसा और हथियार देता है और उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपने दुश्मनों से लड़ता है। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, फिलिस्तीन में हमास, यमन में हूती, ये सब ईरान के प्रॉक्सी हैं। इनके जरिए ईरान अपने बड़े दुश्मनों जैसे कि सऊदी अरब और इजराइल को हमेशा परेशान रखता है और अपनी ताकत दिखाता रहता है। मतलब लड़ाई किसी और की जमीन पर लड़ी जा रही है। और इन सबके बाद आता है ईरान का तुरुप का इक्का, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, ईरान ने दुनिया को बहुत ध्यान से देखा है। उसने देखा कि इराक के पास न्यूक्लियर बम नहीं था तो अमेरिका ने हमला करके सद्दाम हुसैन का क्या हाल किया, और वहीं नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बम है तो अमेरिका उस पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचता है। तो ईरान के लिए न्यूक्लियर बम बनाना एक तरह से अपने आप को बचाने की अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी है। हाँ, 2015 में इस मसले को सुलझाने के लिए एक डील हुई थी जिसे न्यूक्लियर डील या JCPOA कहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया। इसके जवाब में ईरान ने भी अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बहुत तेज कर दिया और आज वो न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और इस डील को दोबारा पटरी पर लाने की सारी कोशिशें अब तक फेली हुई हैं। तो कुल मिला के कहानी क्या है? अमेरिका हर हाल में अपने पेट्रो डॉलर के दबदबे को कायम रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ईरान का असर बढ़े या उसके पास न्यूक्लियर बम आए। और दूसरी तरफ ईरान, उसका बस एक ही मकसद है, सर्वाइवल। किसी भी तरह अपनी सत्ता को बचाए रखना, चाहे इसके लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना पड़े या फिर न्यूक्लियर बम ही क्यों ना बनाना पड़े। लेकिन इस पूरे खेल में ईरान के पास एक बहुत ही खतरनाक कार्ड है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल। ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। जरा सोचिए, अगर ईरान ने कभी इस रास्ते को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और ये पूरा पेट्रो डॉलर सिस्टम हिल जाएगा। और यहीं पे आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। आज दुनिया बदल रही है, एनर्जी के नए नए सोर्स आ रहे हैं, नई नई ताकतें उभर रही हैं। तो सवाल ये है कि 1970 के दशक में तेल की राजनीति पर बना ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या 21वीं सदी में भी टिक पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।